हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आप लोग के सामने क्लास 8 ज्योग्राफी से चैप्टर 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? संसाधन। आइए हम लोग समझते हैं संसाधन का मतलब होता क्या है। तो समझिए, प्राकृतिक से प्राप्त ऐसी वस्तुएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में क्रियाकलापों के रूप में करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं संसाधन। ठीक है। प्राकृतिक से सभी वस्तुएं प्राप्त हमारा संसाधन नहीं कहलाती है। जब तक हम जिस वस्तु का उपयोग ना समझ सकते हैं ना जान सकते, तब तक वो संसाधन नहीं है। लेकिन जैसे ही उस वस्तु का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करने लगते हैं, उसके अपने क्रियाकलापों में करने लगते हैं, तो उसको हम लोग संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। अब समझिए, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, रिसोर्सेज को कितने भागों में बांटा गया। तो रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है। पहला नेचुरल रिसोर्सेज और देन सेकेंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है। रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा है, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। पहले हम लोग समझेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है। प्राकृतिक से प्राप्त वैसी वस्तु जिसका उपयोग हम आसानी से करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल के, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है हमें रॉ मटेरियल देता है, तो जिसका उपयोग हम आसानी से रॉ मटेरियल के रूप में करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे आप समझिए, सूर्य, पानी, हवा, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मछली, ये सारी चीजों का उपयोग हम लोग आसानी से कर सकते हैं अपने दैनिक क्रियाकलापों में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। आप समझिए, नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कितने भागों में किया गया है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को 6 भागों में बांटा गया है। हम सब पॉइंट को क्लियर करेंगे। पहले देखते हैं कौन कौन भागों में बांटा गया। पहला आता है हमारा बायोटिक रिसोर्सेज, सेकेंड अबायोटिक रिसोर्सेज, then third renewable resources, fourth non-renewable resources, five potential resources, six actual resources। जी हाँ, इन 6 भागों में रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को बांटा गया है। चलिए हम सारे पॉइंट को क्लियर करते हैं। पहले हम आते हैं बायोटिक रिसोर्सेज में क्या होता है। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है, तो आप समझिए, बायोटिक रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं जैविक संसाधन, यानी लिविंग थिंग्स। जो वस्तु प्राकृतिक से प्राप्त जो वस्तुएं सांस लेती है, प्राकृतिक से प्राप्त वैसी वस्तुएं जिसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे जो सांस लेती है, कौन कौन हो गया? तो हमारा आ गया क्या? प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सभी चीजें हमें क्या प्राकृतिक से प्राप्त होती है। तो ये सभी चीज किसके अंतर्गत आ गया? तो बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आया। ठीक है। क्योंकि और बायोटिक रिसोर्सेज हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं रहेगा तो हमें फसल नहीं मिलेगा, ना साग सब्जी मिलेगा, ना फल फूल मिलेगा, ना कंदमूल मिलेगा, कोई भी चीज हमें प्लांट्स के बिना नहीं मिल सकती है। एनिमल्स नहीं रहेगा तो हमें भी बहुत चीज का नुकसान होता है। जैसे काऊ हमें क्या देती है? मिल्क देती है। तो अगर एनिमल्स ही नहीं रहेगा तो हमें मिल्क नहीं मिलेगा। मिल्क से हमें कैल्शियम प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें एनिमल्स क्या देता है? कैल्शियम देता है, फिश होता है। तो बहुत सारा ऐसा चीज है प्राकृतिक से प्राप्त लिविंग थिंग जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है? अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। प्राकृतिक से प्राप्त ऐसी वस्तु जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन वो सांस नहीं लेते हैं। मतलब हम लोग जैसे कच्चा पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे हमारा क्या होता है? रॉक्स एक रॉ मटेरियल है। ठीक है। रॉक्स, पत्थर से हम लोग क्या बनाते हैं? मकान बनाते हैं, औजार बनाते हैं। पानी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है। पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसमें अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड मिला रहता है, तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत अत्यधिक उपयोगी है। हवा हमारे लिए तो जीवन का आधार ही है, क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में हमारा ऑक्सीजन मिला रहता है। पानी के बारे में तो बता ही चुके। तो ये सभी ऐसी वस्तुएं हैं जो सांस तो नहीं लेती, यानी निर्जीव है, लेकिन हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब नेक्स्ट हम आते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब होता है पुनः निर्माण संसाधन। ये प्राकृतिक से प्राप्त एक ऐसी वस्तु है जो एक समय के लिए निश्चित
एक समय के बाद वो खत्म हो जाती है, लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद वो फिर से शुरू हो जाती है। जैसे जैसे सूर्य का उदय होता है 5 बजे सुबह और अस्त कब होता है 5 बजे शाम, लेकिन फिर एक कल होके फिर उसी एनर्जी के साथ फिर सुबह 5 बजे होती है और 5 बजे शाम में डूबती है। तो ये एक तरीके का क्या है, ये रेन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो उसी एनर्जी के साथ फिर से शुरू होती है और फिर खत्म होती है, फिर शुरू होती है फिर खत्म होती है। तो हवा, पानी, ये सब एक तरीके का रेन्यूएबल रिसोर्सेज है। अब हम आते हैं नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब होता है जिसका उपयोग हम एक ही बार कर सकते हैं। जी हाँ, प्रकृति से प्राप्त ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग हम सिर्फ एक बार करते हैं, ठीक है। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी का उपयोग अगर हम एक बार कर ले तो उसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, तो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। अब आइए हम लोग आते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज समझिएगा क्या होता है। प्राकृतिक में प्राप्त ऐसी वस्तुएं जो अवेलेबल तो है लेकिन जिसका उपयोग हम लोग नहीं जानते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि प्राकृतिक से प्राप्त ऐसी वस्तु जिसका उपयोग हम केवल जानते हैं और जिसका उपयोग हम कर सकते हैं उसको हम लोग संसाधन कहते हैं। हर वस्तु को संसाधन नहीं कहेंगे। उसी तरीके से पोटेंशियल रिसोर्स के अंतर्गत आता है कि जरूरी नहीं कि प्राकृतिक में हर वस्तुओं का उपयोग हम जानते ही हो सकता है भविष्य में उसका उपयोग हम लोग आसानी से कर सके, तो उसे हमें क्या कहते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब आइए एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है, वर्तमान समय में जो भी संसाधन का हम उपयोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल बायोटिक हो गया, रेन्यूएबल हो गया, नॉन रेन्यूएबल हो गया, और ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो एक्चुअल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। अभी दैनिक चर्या में जो भी वस्तुएं हम लोग उपयोग में आ रहे हैं सभी एक्चुअल रिसोर्सेज के अंतर्गत ही आते हैं। तो समझ गए होंगे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे ह्यूमन के बारे में, ठीक है। अब समझिए ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज प्राकृतिक से प्राप्त सभी वस्तुएं, ठीक है, रॉ मटेरियल नहीं हो, मतलब कुछ वस्तुएं जो ऐसी होती है रॉ मटेरियल होती है। अब वो रॉ मटेरियल को कैसे मनुष्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाता है उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। अब जैसे आप समझिए कपास मतलब क्या होता है, कॉटन, ठीक है। प्राकृतिक हमें क्या दिए, कच्चा पदार्थ यानी कपास के रूप में, यानी कपास क्या हो गया, हमारा रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। ये नेचुरल रिसोर्स हो गया। अब कपास से कैसे हमको कॉटन निकालना और कॉटन से कैसे कपड़ों में कॉटन से निकालकर कैसे कपड़ा बनाना है, ये सारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे सिल्क वॉर्म हो गया, सिल्क कीड़ा, रेशमी कीड़ा, सिल्क वॉर्म, जैसे सिल्क वॉर्म से सिल्क कैसे निकालना है तो ये भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंतर्गत आ गया। सिल्क वॉर्म से सिल्क निकाले, सिल्क वॉर्म से कैसे कपड़ा में कन्वर्ट किए, ये भी ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत आ गया। ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंतर्गत हमें आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का बहुत बड़ा साधन मिलता है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़े बड़े इंडस्ट्री की स्थापना करती है। बड़े बड़े इंडस्ट्री की स्थापना की आम पब्लिक को उसमें एम्प्लॉय के रूप में नौकरी मिलता है, जिससे कि आर्थिक व्यवस्था आम पब्लिक का भी ठीक होता है, हमारे देश का भी ठीक होता है, हमारे राज्य का भी ठीक होता है। तो इस तरीके से ह्यूमन मेड रिसोर्स जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक का हर कच्चा पदार्थ जब मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपयोग में लाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है। तो हमारे लिए हमारे जीवन में रिसोर्स का बहुत महत्व है। अगर रिसोर्स नहीं रहेगा तो हम अपना दैनिक क्रियाकलाप कुछ भी नहीं कर सकते। हमें पहनने के लिए कपड़ा चाहिए तो कपड़ा के लिए ह्यूमन मेड रिसोर्स का होना बहुत आवश्यक है, लेकिन कपड़ा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए हमें नेचुरल रिसोर्स का भी होना बहुत आवश्यक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक तो हमें कच्चा पदार्थ दिया, लेकिन उस कच्चे पदार्थ को कैसे हम उपयोग में ला सकते हैं वो हम किसके माध्यम से सीखते हैं, तो ह्यूमन मेड रिसोर्स के माध्यम से सीखते हैं। तो आपने तो ये समझ गया होगा रिसोर्स का मतलब क्या होता है। चलिए चैप्टर 1 में तो इतना ही था, आगे की जानकारी हम चैप्टर 2 में लेंगे, ठीक है। इसके लिए अब अगले क्लास में हम करेंगे। ओके, थैंक यू।